Hello friends, I am Komal. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. So friends, आज का मेरा ये वीडियो मैनेजमेंट के बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ये वीडियो 12th क्लास और ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए तो यूज़फुल होने ही वाला है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाला है जिनका अपना कोई बिजनेस है या फिर उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में अपना बिजनेस ओपन करने की सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेनरी फ्योल के 14 वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें पूरी दुनिया के सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के टॉपिक के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो चलिए जानते हैं क्या है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय हेनरी फ्योल, अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ फ्रांस। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं, वो हेनरी फ्योल नामक व्यक्ति ने दिए हैं, जो कि फ्रांस के एक बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे। नेक्स्ट इज दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये प्रिंसिपल पूरी दुनिया में अप्लाई किए जाते हैं। एंड द लास्ट इज हेनरी फ्योल हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और हेनरी फ्योल ने कुल 14 सिद्धांत दिए थे मैनेजमेंट के। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से सिद्धांत हैं जो कि पूरी देश और दुनिया में अप्लाई किए जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, ये रहे वो 14 के 14 प्रिंसिपल जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं। सो देखते हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं एक एक करके। फर्स्ट इज डिवीज़न ऑफ वर्क, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration to employees, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personnel, initiative, spirit de corps। सो फ्रेंड्स, ये रहे वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल ने दिए हैं, और इन्हें आज के टाइम पे हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन यूज़ करता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिवीजन ऑफ वर्क। इट मीन्स एज फार एज पॉसिबल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइन ओनली वन पार्ट ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टेस्ट रिपीटेडली सो दैट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन अचीव। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम एक पर्सन अकेले हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके एम्प्लॉयज़ की क्षमता और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें दे देना चाहिए कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, ताकि इन फ्यूचर जब वो उस काम को दोहराएं तो वो उस काम में स्पेशलिस्ट बन सके और इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को अचीव्ड हो। तो हेनरी फ्योल ने ये कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम को हमें छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम कर सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए जानते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। According to this principle, authority and responsibility should go in hand. It means that when a particular individual given a particular work and he is made responsible for the result, this can be possible only when he is given sufficient authority to discharge his responsibility। तो इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें इन दो टर्म्स अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग समझना होगा। तो चलिए जानते हैं अथॉरिटी क्या होता है। तो अथॉरिटी का सिंपल मीनिंग होता है पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेने की पावर जिस व्यक्ति में होती है, इट मीन्स उसके पास कुछ अथॉरिटी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, उसे ही कहते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई काम असाइन करते हैं कि तुम ये काम करोगे और तुम इसके लिए, अगर तुमने काम ढंग से नहीं किया तो तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, तो वो अपने काम को तब तक पूरा नहीं कर सकता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तब तक डिस्चार्ज नहीं कर सकता जब तक उसको एक अथॉरिटी ना दी जाए, जब तक उसको कुछ पावर्स ना दी जाए कोई डिसीजन लेने की। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि जब एक
ओनर अपने एम्प्लॉय को कोई काम असाइन करता है तो उसको कुछ पावर्स देनी चाहिए अपने एम्प्लॉय को, जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी कर सके और वो काम अच्छे से कर सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिसिप्लिन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? द ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो हर एक एम्प्लॉय को मानने होंगे, चाहे वो किसी बड़ी पोस्ट का एम्प्लॉय हो या फिर छोटी, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो सबॉर्डिनेट हो। हर एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट के हिसाब से चलना है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलना है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिटी ऑफ कमांड। तो चलिए जानते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम एंड दैट एम्प्लॉय शुड आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि एक सुपीरियर को हमेशा एक ही सबॉर्डिनेट, एक ही एम्प्लॉय को काम देना चाहिए, और यू कैन से कि एक एम्प्लॉय को हमेशा अपने एक ही सीनियर से काम मिलना चाहिए और वो जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ उसी के लिए आंसरेबल होगा, उसी पर्टिकुलर सुपीरियर के प्रति आंसरेबल होगा। ये नहीं कि उसको हर एक सीनियर आके काम दे रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा कि एक ही पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सारे सीनियर्स मिलकर काम दे रहे हैं तो वो पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कि वो पहले कौन सा काम करें। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझते हैं। तो ये है वो एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दो अप्रोच दिए हैं, राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। तो चलिए पहले हम रॉन्ग अप्रोच की ओर चलते हैं। तो जो ये रेड सर्कल है ये है सुपीरियर। सुपीरियर वो पर्सन होता है जो हमसे थोड़ी बड़ी पोस्ट पे होता है और सबॉर्डिनेट्स होते हैं हमारे जूनियर। तो जो रेड सर्कल में है वो है सुपीरियर और जो ग्रीन सर्कल में है वो है सबॉर्डिनेट। तो जो रॉन्ग अप्रोच है उसमें दो सुपीरियर हैं और तीन सबॉर्डिनेट्स हैं। तो इस पहले सुपीरियर ने अपने तीनों सबॉर्डिनेट्स को काम दिया और साथ ही साथ दूसरे सुपीरियर ने भी तीनों सबॉर्डिनेट्स को काम दे दिया। अब क्या हुआ कि ये सारे सबॉर्डिनेट्स कंफ्यूज हो गए कि हम पहले कौन से सर का काम करें, कौन से सुपीरियर का काम करें। तो ये कहीं ना कहीं एक रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि इससे एम्प्लॉय परेशान होते हैं, उन पर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जो राइट अप्रोच है वो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, जो कि कहता है जहाँ पर रेड सर्कल में सिर्फ एक सुपीरियर है और तीन सबॉर्डिनेट है और सारे सबॉर्डिनेट्स को केवल एक ही सुपीरियर ने काम दिया है। नाउ ये जितने भी सबॉर्डिनेट हैं ये फ्री हैं थोड़े माइंड के, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है और ना ही हम कंफ्यूज हैं, इसलिए हमारा टारगेट फिक्स्ड है कि हमें क्या काम करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। इट मीन्स कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ अपने एक ही सीनियर से काम मिलना चाहिए ताकि वो कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए जानते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। इट मीन्स देयर शुड बी वन हेड एंड ओनली वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, कोई परचेज डिपार्टमेंट होता है, कोई सेल डिपार्टमेंट होता है, कई टाइप के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बेशक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हों पर उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही कहता है कि जो डिफरेंट हेड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन सबको एक साथ मिलके काम करना होता है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ही एक होता है, उनकी डायरेक्शन एक ही होती है। तो चलिए ये एक पिक्चर है, इससे समझते हैं। तो यहाँ पर एक लीडर है और इसके डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि है पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो चलिए जानते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायर ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। हमेशा एम्प्लॉयज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है एज़ कम्पेयर टू देयर पर्सनल इंटरेस्ट, उनके पर्सनल बेनिफिट से ज़्यादा
उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज द सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। तो चलिए जानते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन विच शुड गिव एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि एम्प्लॉयज़ को, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, एक अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि उन्हें कम से कम एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स उन्हें उनका रहन सहन अच्छा हो, जिसकी वजह से इतनी सैलरी उन्हें मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उनके जितना भी वो काम कर रहे हैं उनके उस हिसाब से उन्हें बहुत कम सैलरी प्रोवाइड हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उसका रहन सहन अच्छा हो और वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करे तो उसे प्राउड फील हो और उसे खुशी हो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आठवां प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, चलिए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये दोनों ही वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए इनका मीनिंग जानते हैं। तो दो टाइप के मैनेजर्स होते हैं, एक होता है जो कि सेंट्रलाइजेशन फॉलो करता है और दूसरा मैनेजर वो होता है जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है। तो सेंट्रलाइजेशन वाले वो मैनेजर होते हैं जो अपनी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, सारी पावर्स खुद तक रखते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जूनियर्स को नहीं देते, उनको कोई भी पावर अथॉरिटी असाइन नहीं करते। और डिसेंट्रलाइजेशन वाले वो मैनेजर होते हैं जो कि अपनी सारी अथॉरिटी, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं। तो ये दोनों ही मैनेजर कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को गलत दिशा की ओर लेके जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि एक सुपीरियर को अडॉप्ट करनी चाहिए इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होना भी कहीं ना कहीं गलत है। तो एक सुपीरियर को, एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन रखनी चाहिए। इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट डिसीजन खुद ले और जो छोटे मोटे डिसीजन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे दें ताकि उनका मोराल इंक्रीज़ हो, उन्हें लगे कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त खुशी हो। तो एक मैनेजर को हमेशा ऐसे बिहेव करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है स्केलर चेन। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें क्योंकि अभी बहुत से प्रिंसिपल बाकी हैं, क्योंकि टोटल 14 प्रिंसिपल हैं और सारे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एक बिजनेसमैन के लिए। तो जो स्केलर चेन, इट रेफर्स टू फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन को शो करता है। तो साइड में एक पिक्चर बनी है जो कि दिखाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस प्रकार की फॉर्मल लाइन, एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटीज़ डिलीवर होती हैं और एक कम्युनिकेशन फ्लो बनता है। फॉर एग्जांपल ये साइड में जो पिक्चर बनी है इसमें सबसे टॉप पे जो बंदा है, मीन्स जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है या फिर जो कंपनी का ओनर है वो है ए, देन उससे छोटी पोस्ट पर है बी, फिर सी है, देन डी, फिर उससे भी छोटी पोस्ट पे ई एंड द लास्ट जो है वो है एफ। तो इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की चेन चलती है क्योंकि ए डायरेक्ट कांटेक्ट एफ को नहीं कर सकता, वो अपने जूनियर से बोलेगा, बी अपने जूनियर से बोलेगा, देन सी अपने जूनियर से बोलेगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की चेन चलती है और ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा इसी चेन को फॉलो करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मेंटेन हो और ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन फ्लो इफेक्टिव बने। नेक्स्ट 10th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्डर। तो चलिए जानते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब एंड अ राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट प्लेस। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि किसी भी पोस्ट के लिए जो राइट पर्सन है वो उसी पोस्ट पर असाइन होना चाहिए, उसको वही पोस्ट दी जानी चाहिए और
ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सामान है वो अपने राइट प्लेस पे होना चाहिए, इधर उधर मिसमैच नहीं होना चाहिए। और इन सिंपल वर्ड हेनरी फ्योल ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज होनी चाहिए। जो सही चीज़ है वो सही जगह पर होनी चाहिए, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पर ही उसको रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ इक्विटी। तो चलिए जानते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट एज फेयरली एज पॉसिबल सो दैट दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन फॉर देयर वर्क। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि एक मैनेजर को और या एक ऑनर को अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ इक्विटी रखनी चाहिए। मीन्स उसे अपने हर एक एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उसको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की पार्शियलिटी अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में नहीं करनी चाहिए। चाहे वो कोई लड़का हो एम्प्लॉय या चाहे कोई लड़की एम्प्लॉय हो, उसको सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ के अंदर डेडिकेशन की भावना ज़्यादा हो, वो मोटिवेट हो, उन्हें लगे कि हमारा बॉस हमें अच्छे से ट्रीट करता है और इक्वली ट्रीट करता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएँ और अपने काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। तो चलिए जानते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉय सो दैट द वर्क कंटिन्यूसली एफिशिएंटली। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि हमें एम्प्लॉयज़ के अंदर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है उनको स्टेबल रखना चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब पर। ये नहीं कि आज उसको उनसे कुछ और काम करवाया, कल उनसे कुछ और काम करवाया, परसों कुछ और। तो अगर हम एम्प्लॉयज़ की जॉब को एक्सचेंज करते रहते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इससे उनका जो मोराल होता है वो डिक्रीज़ होता है, उनका डेडिकेशन लेवल भी डिक्रीज़ होता है और वो किसी एक पर्टिकुलर काम में स्पेशलिस्ट भी नहीं बन पाते। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर जॉब पे रखना चाहिए। जो पर्सन जिस जॉब के लिए फ़िट है उसको वही काम देना चाहिए और उसी जॉब पे रखना चाहिए, नहीं कि आज उसका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया फिर वहाँ। इससे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होगा और वो अपने काम को सही तरह से कर भी नहीं पाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही कहता है कि एम्प्लॉयज़ की को पर्टिकुलर जॉब पे स्टेबल रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ इनिशिएटिव। तो चलिए जानते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कहना ये है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी चांस देना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सेदारी कर सके, उनकी मैनेजमेंट में हिस्सेदारी हो। उन्हें भी चांस देना चाहिए कि कैसे हम अपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेती है, पॉलिसीज़ बनाती है, तो उसे कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज़ से भी पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम उन्हें इनिशिएटिव लेने का मौका देंगे तो उनका मोराल हाई होगा, वो डेडिकेटेड होंगे अपने काम की तरफ और उन्हें अच्छा भी लगेगा कि हम भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में हिस्सेदारी रखते हैं और हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस है। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव देना चाहिए कि तुम ये काम करके दिखाओ, या फिर आज मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि तुम ये काम करो। तो इससे क्या होगा, उन्हें भी अच्छा फील होगा और वो मोटिवेट होंगे अपने गोल की तरफ। एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अभी तक हमने जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, ये उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। जब तक ये नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कि कोई भी जो भी हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं वो फॉलो हो सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ मैनेजर शुड कॉन्टिन्यूसली मेक एफर्ट टू डेवलप अ टीम स्पिरिट अमंग दी सबॉर्डिनेट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि एक मैनेजर को हमेशा अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए कहाँ पर, कि एम्प्लॉय हमेशा टीम वर्क में काम करें, उनके अंदर अच्छी एकता हो, वो अच्छे से उनके अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, हारमोनी हो, कि वो साथ काम करें। ये नहीं कि उनके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होते हों। तो एक मैनेजर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके एम्प्लॉय अच्छे से और एकता और उनके अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, काम करने की क्षमता है, वो भी पूरी टीम में। जब तक एक टीम स्ट्रांग नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो सकता। तो हर एक बिजनेसमैन को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल मींस पैसे के साथ साथ
ये सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी फॉलो हो, ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी उसे अचीव हो सके, वो भी एक अच्छे आउटपुट के साथ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उन सभी लोगों को ये यूज़फुल भी लगी होगी जो कि इन फ्यूचर अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फिर करंटली बिजनेस कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो होप कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी जिनके सिलेबस में ये चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।